अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें और बताऊं मैं आपको कि लाहौर में किस तरह का जंग का मंजर था आज, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर पंजाब, जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और लाहौर उसका कैपिटल है। और लाहौर के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करना था और एक रैली निकालनी थी। बकौल फवाद चौधरी साहब, वो रैली ऐसी होनी थी कि लाहौर की हिस्ट्री के अंदर लोगों को भूल जानी थी कि असल में सियासी रैली होती क्या है। वो नहीं हो सका। वो क्यों नहीं हो सका? इसलिए क्योंकि दफ़ा 144 लगा दी गई। दफ़ा 144 का मतलब ये है कि 4 से ज़्यादा अफराद कहीं भी जमा होंगे तो वो कानूनी तौर पर वो एक गैर कानूनी काम कर रहे होंगे, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, इसलिए उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। अब दफ़ा 144 की तुक किस लिए नहीं बनती थी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी स्केड्यूल अनाउंस कर दिया, और स्केड्यूल के अंदर वो कहते हैं कि जी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 12 से लेकर 14 तक होगी, यानी तकरीबन 3 दिन होंगे जो कि दिए जाएंगे। जांच पड़ताल के लिए 22 मार्च तक टाइम होगा। 22 मार्च के बाद कागजात नामजदगी के ऊपर अपील्स जो होती हैं वो 27 मार्च तक होंगी, और उन तमाम को 3 अप्रैल तक ट्रिब्यूनल निपटा देगा। फिर 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी अगर किसी ने वापस लेने हैं तो वो होगा, और 6 अप्रैल को इंतखाबी निशान अलॉट होगा, और 30 अप्रैल को जाके इंतखाबात होंगे। अब ये जो नोटिफिकेशन आया, ये जो स्केड्यूल आया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसलिए दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को कहा कि आप पंजाब के अंदर इंतखाबात की तारीख दें। प्रेसिडेंट ने इंतखाबात की तारीख दी, और ये इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नर ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी थी। अब वो तारीख देने के बाद जो स्केड्यूल आया उसके खिलाफ वर्जी कर दी एक तरह से हुकूमत ने, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन बाकायदा स्टार्ट हो जाती है तो फिर दफ़ा 144 की तुक नहीं बनती है। और मेरे आज के प्रोग्राम में एतजाज़ अहसन साहब ने भी यही बात की है। वो क्लिप मैं इस वीडियो के आखिर में लगाऊंगी, वो देखना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लिप। वो क्लिप मैं इस वीडियो के आखिर में लगाऊंगी, वो देखिएगा ज़रूर कि एतजाज़ अहसन साहब समझते हैं कि ये गैर कानूनी है या कानूनी है, और अगर गैर कानूनी है तो क्या मोहसिन नकवी को इस हवाले से अदालतों में घसीटा जा सकता है या नहीं घसीटा जा सकता। ये क्लिप एट द एंड ऑफ द वीडियो मौजूद होगा। अच्छा, अब आइए ज़रा, इमरान खान साहब ने आज इस रैली की क़यादत करनी थी, और इमरान खान साहब को गोली जब से लगी थी, अब तब से लेकर अब तक वो तोशा खाना वाले केस के अंदर भी जो है वो अपनी हाज़िरी नहीं लगाई उन्होंने अदालत के अंदर। 13 तारीख को, 13 मार्च, यानी आज से तकरीबन 5 दिन बाद इमरान खान साहब ने हाज़िरी लगानी है अदालत के अंदर। अब तो खैर वीडियो लिंक वाले मामला भी आ गया, लेकिन उन्हें हाज़िरी लगानी है तोशा खाना वाले मामले के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना है, और फ़र्द जुर्म के बाद एक्सपेक्टेड ये है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए तैयारी की जाएगी। अभी भी गाहे बगाहे एक थोड़ी शुरली छोड़ी जाती है कि जी इमरान खान साहब का अरेस्ट होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर अरेस्ट करना है तो करें या ना करें। ये आलम बरज़ख में रखने वाली सूरत हाल जो है ना, ये बड़ी अजीब व गरीब सी है। लेकिन आज गवर्नमेंट के पास एक ऐसा चांस था जिसको उन्होंने गंवा दिया। चांस ये था कि इमरान खान साहब आज रैली करते, आज वो रैली में निकलने के बाद आगे बढ़ते और लोगों को लीड करते, और फिर गवर्नमेंट ये कहती कि देखें ये रैली लीड कर सकते हैं, ये जलसे जुलूस कर सकते हैं, ये इंतखाबी मुहिम कर सकते हैं, लेकिन ये अदालत में पेश नहीं हो सकते। तब सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्यों आ जाते हैं, जबकि जलसे जुलूस और रैलीज़ के अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं है। और अगर वो सिक्योरिटी के इंतजामात जो कि वो केयर टेकर सेटअप होते हुए जलसे जुलूस में कर सकते हैं, वही अदालत में आते हुए क्यों नहीं कर सकते हैं? इतना अच्छा मौका था, हुकूमत ने हाथ से गंवा दिया। लेकिन वो कहते हैं कि जब आफत आई हो तो बड़े बुरे तरीके से आती है। हुकूमत के डिसीजंस, हुकूमत के पाँव पे बार बार के कुल्हाड़े। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, और कुछ अर्से पहले मैं इमरान खान साहब के बारे में कह रही थी कि ये जो असेंबलियाँ तहलील करके इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। ही हैड 2 मेजर प्रोविंसेस, और उनको उसको कैश करना चाहिए था। बहरहाल अब मैं हुकूमत के बारे में ये बात कर रही हूँ कि हुकूमत ने इंतहाई कमज़रफ़ी और बेवकूफ़ी का काम किया। और काम क्या किया है कि आपने उन रैली वालों को रैली गुजरने नहीं दी है, आपने उसको खबरों के अंदर खुद लाए हैं। उसके बाद कैमरा के जरिए कहा गया है कि नहीं नहीं, ये दिखाना नहीं है आपने जो रैली गुजर रही है लाहौर की, और लाहौर की रैली के ऊपर क्या हो रहा है। वाटर कैनन्स उधर थी, वो टीयर गैस शेल्स उधर थे, ख़वातीन और बच्चे उधर मौजूद थे, उनके ऊपर भी वो टीयर गैस शेलिंग होती रही। इंतहाई नाइंसाफ़ी। और सबसे बुरी बात, सबसे अफसोसनाक बात कि अली हिलाल नामी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन जो है वो जान की बाजी हार चुका है। जहाँ खून बहाया जाए वो चीज़, वो इक़दाम कभी अच्छा नहीं हो सकता है। लिख लीजिए कि ये हुकूमत के लिए बड़े ही बुरे दिन की आगाज़ के तौर पर सामने आएगा। आप इमरान खान को हीरो बनाने के अंदर खुद पेश हैं,
عوام اگر اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے تو عوام کی آواز سن لیں, نہیں تو انتخابات کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عمران خان صاحب پاپولر ہیں یا نہیں ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, آپ پاپولر ہیں یا نہیں ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. لیکن اس طرح کے اقدام کر کے جہاں تشدد کی بیسس کے اوپر ایک جان چلی جائے صرف اس لیے کہ وہ دوسری سیاسی جماعت کے حوالے سے سینٹیمنٹس رکھتا ہے, ان کی سپورٹ کرتا ہے, یہ کسی صورت قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. پھر چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو, پھر چاہے وہ یہ واقعہ ہو, پھر چاہے وہ 25 مئی کا واقعہ ہو, یا وہ واقعات ہوں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے کی طرف سے کوئی تجاوز کیا گیا ہو معاملے کو پولیس والوں کو مارنے کے فارم میں. لیکن خدا کے لیے پولیس کو بھی اس طرح کے سیاسی کاموں کے اندر آگے مت دھکیلیں. وہ بھی کسی کے بچے ہیں, وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, وہ بھی کسی کے شوہر ہیں, وہ بھی کسی کے بھائی ہیں. اس طریقے سے پاکستانیوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑے کر دینا صرف اس لیے کہ ایگوز ہمارے لیڈرز کی ختم نہیں ہو رہی, مجھے تو شرم آتی ہے پھر یہ بات سنتے ہوئے, سوچتے ہوئے بھی کہ ہم ان تمام لوگوں کو لیڈر کہتے ہیں جن کو اپنے قوم کے بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو آج حکومت نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے اوپر ان کو شرمندگی ہونی چاہیے, اس کے اوپر ان کو ندامت ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے آپ ایک پولیٹیکل ریلی کو الیکشن کیمپین کرنے سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یا آپ الیکشنز کے اندر اپنی ہار دیکھ رہے ہیں. ادروائز گو فار اٹ, لیٹ دیم ڈو الیکشن کیمپین پاکستان تحریک انصاف کو, اور عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں پولنگ بوتھ کے اندر کہ وہ کیا چاہتے ہیں. آپ اپنی الیکشن کیمپین چلائیں, پیپلز پارٹی اپنی چلائے, پی ڈی ایم اپنی چلائے, جتنی بھی جماعتیں پی ایم ایل این, جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف اپنی چلائے. یہ حق میرے ہاتھ میں ہے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا. یہ حق مت چھینا جائے. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جب سکیڈول اناؤنس کر دیتا ہے تو اس کے بعد الیکشن کیمپین جب شروع ہو جاتی ہے تو کیا حکومت کو دفعہ 144 لگانا چاہیے؟ اعتزاز صاحب, کیا یہ قانونی طریقہ ہے یا یہ پولیٹیکل حربہ ہے؟ ایک دفعہ الیکشن اناؤنس ہو جائے تو پھر اس آزادی, اس الیکشن کی آزاد اور منصفانہ ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس میں آزادانہ آپ کو موقع ملے لوگوں سے ملنے کا, لوگوں کو جمع کرنے کا. یہ آرٹیکل 17 کی بھی جو فریڈم آف ایسوسیشن کا وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ پوری طرح ہر امیدوار کے لیے, ہر متوقع امیدوار کے لیے اوپن ہو جاتا ہے اور وہ فلی فنکشنل ہو جاتا ہے. اسی لیے 144 جو کہ ریسٹرکٹ کرتا ہے, جو کہ کہتا ہے آپ 4 سے زیادہ بندے ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے, مل نہیں سکتے, تو وہ تو الیکشن کا ساری روح ہی ختم ہو جاتی ہے نا کیمپین کی. اس کے بعد 144 کہیں بھی نہیں لگ سکتا اور نہ لگایا جا سکتا, سوائے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر یہ سمجھتا ہو کہ کہیں لگانا ہے, کوئی نقص امن کا بہت خطرہ, بڑا ٹھوس ہو, اس کی وہ وجوہات دے اور وہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس پہ نظر ثانی اس کے فیصلے پہ کر سکتی ہے عدالت اور اس کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے. پر کوئی اور میجسٹریٹ وغیرہ, کوئی اپنے تئیں, کوئی ڈی آئی جی, کوئی آئی جی, کوئی ہوم سیکرٹری اپنے تئیں 144 کے نفاذ نہیں کر سکتا. تو اعتزاز احسن صاحب والا سیگمنٹ بھی جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ پہ ہوگا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.